हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो शुरू करें अपना नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट में हमने ब्रेन का जो छोटे छोटे पार्ट थे कि सीएनएस क्या होता है, पीएनएस क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर, इन सब चीज़ों की बात करी थी। आज हम ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है उन चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। स्नैपशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो ब्रेन की बात करते हैं। दिमाग, इंसानी दिमाग, खुरापाती दिमाग, जो आप कहना चाहें। तो ब्रेन हैज अ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं ब्रेन में। सबसे पहला आपका फोर ब्रेन। फोर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। फोर का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा। जैसे आपने सुना होगा फोरहेड, मत्था, आगे का हिस्सा, हेड का आगे का हिस्सा, दैट इज फोरहेड। ऐसे ही ब्रेन का आगे का हिस्सा, दैट इज फोर ब्रेन। इसमें क्या क्या आते हैं आपके? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ नहीं होता है, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपो और हाइपर, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, हाइपो और हाइपर, कहीं भी नोट कर लीजिए। हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है मोर। केमिस्ट्री में ये आपने ज्यादा, वैसे तो बायो में भी यूज होंगे, केमिस्ट्री में भी आपने शायद सुन रखा होगा। जैसे फॉस्फोरस होता है तो हाइपोफॉस्फोरस, हाइपर फॉस्फोरस। हाइपो का मतलब जो फॉस्फोरस होता है उससे एक कम कर दो, हाइपर का मतलब होता है एक ज्यादा कर दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे ही हाइपो मतलब लेस, यानी कि थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं मिड ब्रेन, बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन। इसमें कोई चीज आती नहीं है, सिर्फ बीच का हिस्सा होता है, इसलिए इसे मिड ब्रेन कह दिया। लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, जो भी आप कहना चाहें, तो दैट इज पीछे वाला हिस्सा। जो पीछे का हिस्सा होता है दैट इज हाइंड ब्रेन। इसमें आपका आता है पॉन्स और सेरिबेलम, मेडुला। अब हमें जो पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ पढ़ना है सेरिब्रम और सेरिबेलम। वैसे तो सेरिबेलम दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में 10th में, और उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आएगा। फालतू का ज्ञान कोई फायदा नहीं, 11th में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं एक एक करके बात करते हैं। तो फोर ब्रेन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इसकी स्टडी करते हैं। तो फोर ब्रेन क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो भी चीज हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो ये जो थिंकिंग वाला पार्ट है, ये आपका फोर ब्रेन वाले हिस्से में आता है। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, 3 में से सबसे आगे वाला जो हिस्सा है फोर ब्रेन है, उसमें जो भी हम ये जो सोचते हैं वो सब चीजें आती हैं। अगली बात कर रहे हैं कि सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। अब इस फोर ब्रेन में भी आपके अलग अलग हिस्से होते हैं, हर किसी चीज के लिए अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे हियरिंग के लिए अलग, हम जो सुन रहे हैं तो ये किसकी आवाज है, बिल्ली की है, कुत्ते की है, गाय, भैंस, किसकी है, तो वो चीज को समझना, ये भी इसके लिए फोर ब्रेन में अलग हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्मेल, अगर हमने किसी चीज को सूंघा, स्मेल ली, तो ये किस चीज की है, अच्छी है, बुरी है, खाने की है कि मिठाइयों की है, तो किस चीज की है, ये ब्रेन हमारा स्मेल के लिए उसके अलग फंक्शन है, ठीक है, अलग एरिया बना है और उस हिसाब से फंक्शन करेगा। देन साइट, कोई चीज हमने सूंघी, ठीक है, तो वो चीज अलग, उसके लिए अलग हिस्सा बना हुआ है, एंड सो ऑन। ऐसे ही कई सारे हिस्से बने हैं अलग अलग चीजों के लिए। नेक्स्ट है मोटर एरिया, ठीक है, ऐसे ही एक हिस्सा है आपका मोटर एरिया। ये क्या कंट्रोल कर रहा है? मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। एग्जांपल देखिए, यहां लिखा है लेग मसल। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो। जैसे मुझे अभी लिखना है तो मैंने मार्कर उठाया, लिखने लगा। मुझे अभी दौड़ना है तो मैं दौड़ने लगा, अपने पैरों को मूव किया और दौड़ने लगा। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है, यहीं पर लिखा हुआ है वॉलेंट्री मतलब लेग मसल। इसका मतलब लेग की मसल क्या है, हाथ की भी कह सकते हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है दैट इज वॉलेंट्री। और एक होता है इनवॉलेंट्री, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कार्डियक मसल, हार्ट की मसल, हम अपने दिल को अपने हिसाब से नहीं धड़का सकते। डाइजेस्ट फूड, हम अपने खाने को अपने हिसाब से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री में आते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हंगर सेंटर। ये क्या होता है? ये भी आपके फोर ब्रेन का एक हिस्सा है। सेंसेशन ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस। हाँ, अब हमने खाना खा लिया, तो ये कैसे पता चलेगा? आपके हंगर सेंटर आपको ब्रेन में जाकर के ये बताएगा कि भाई साहब ने 10-15 रोटी खा ली है, अब इसके बाद इनके पेट में जगह नहीं है, तो अब जो हो गया, पेट भर गया। तो ये आपका सेंसेशन जो है ये हंगर सेंटर बताएगा। अरे सर 10-15 कौन खाता है? खाते हैं भाई, 10-15 भी खाते हैं। ठीक है, चलो 2-3-4 जितने खाते हो, ठीक है। तो उसके खाने के बाद क्या होता है, जैसे डकार आती है ना, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरफ से साइन होता है कि अब पेट भर गया। सर मैं तो पानी पी लेता हूं तो आ जाती है। ठीक है, तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ये क्या काम करते हैं? तो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन वही जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहला ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा बीपी, है ना, कि उनका बीपी हाई हो गया, उनका बीपी लो हो गया। ब्लड प्रेशर नहीं होता, बीपी लोग नॉर्मल बोल देते हैं। आपके यहाँ भी ओल्ड एज होंगे, दादी बाबा जो भी हैं, तो आपने सुना होगा कि उनकी दादी का या बाबा का बीपी हाई है, बीपी लो है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये हाइंड ब्रेन या मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और सैलाइवेशन, सैलाइवेशन का मतलब होता है लार बहाना। बहाना मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई अच्छी सी चीज हमने देख ली खाने में, गोलगप्पे देख लिए, तो मुंह में क्या होता है, सलाइवा आ जाता है, लार बहने लगती है। खाने में कोई बहुत अच्छी चीज बनी है, शादी में गए, कुछ अच्छा सा देख लिया, पनीर वनीर, छोले वोले, जो भी आपका फेवरेट है, जो भी चीज आपने देख लिया, तो उसमें क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। दैट इज सलाइवेशन। वो भी क्या है, एक तरह से इनवॉलेंटरी एक्शन है। नेक्स्ट वोमिटिंग। वोमिट होना भी क्या होता है, इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। हम अपनी मर्जी से वोमिट नहीं करते। होता है कुछ लोगों को लगता है कि मैं सफर में जाता हूँ, मैं जाती हूँ, तो मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, तो ऐसा होगा, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम अगर सोच ले कि नहीं वॉमिट नहीं होगा तो नहीं होगा, या हम अगर अभी बैठे बैठे सोचे कि नहीं वॉमिट आ जाए तो हम वॉमिट करने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये भी कैसे है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। और सबसे अच्छी चीज की ये कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला। मेडुला रीजन होता है आपके हाइंड ब्रेन में। हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए हाइंड ब्रेन में मेडुला रीजन होता है। ये कंट्रोल करता है आपके ये भी जो भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, इनको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला रीजन। हाइंड ब्रेन में एक रीजन होता है मेडुला रीजन, वही आपका ये सब कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। ठीक है, और इनवॉलेंटरी एक्शन आपके जैसे ब्रीथ, सांस लेना, खाना पचाना, ये भी क्या है, एक तरह से इनवॉलेंटरी है। चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, ये क्या होता है सर? देखो, वैसे तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हो सकता है मूवियों में देखा हो या कहीं ऐसा देखा हो। कई बार क्या होता है, एकदम से लाइट जल रही है, बहुत तेज रोशनी, अंधेरा कर दें, तो क्या होता है, हमारी जो आईज हैं उनमें पिपल होती हैं, उनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हम अंधेरे से एकदम से उजाले में जाते हैं, कई बार सूरज की रोशनी से घर के अंदर आते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है ना, अजीब सा दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ गया। फिर थोड़ी देर जब खड़े रहते हैं तब समझ में आता है कि हाँ अब दिखने लगा। तो वो क्या होता है, हमारी जो पुतलियां हिंदी में कहते हैं, तो पुतलियों का साइज जो होता है वो छोटा या बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से इनवॉलेंटरी एक्शन है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम सोचे कि अपने हिसाब से घटा बढ़ा लें, तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो नोट करना चाहें वो नोट कर लें। जो शरारती बच्चे हैं, आलसी बच्चे हैं, वो स्नैपशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और बचा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है, उसको पढ़ते हैं, तो जल्दी से नोट करें। स्नैपशॉट ले लिया होगा शायद, ठीक है, रफ करो, ओके, मिटा कर जियो तो हर एक पल में से जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर एक दम में से जियो जैसे कि आखिरी हो, वक्त हमारा आएगा दोबारा, सुन लो जरा आवाम का इशारा, मेरे यार जियो तो हर एक पल ऐसे जियो। ये जियो वो वाला जियो नहीं है ना, अंबानी चचा वाला जियो नहीं, जियो मतलब एंजॉय करो। मैं जियो का ऐड नहीं कर रहा हूँ कि जियो तो हर एक पल ऐसे जियो।
मुझे अंबानी चच्चा कुछ पैसा नहीं देते जो मैं उनका ऐड कर लूँ, है ना। तो भैया जियो का मतलब सिम से लेना देना नहीं है, जियो मतलब एंजॉय करो, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो तो बात करते हैं फिगर की। अभी हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखा, अब देखते हैं कि जो चीज़ें हमने देखी कि फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन क्या है, तो वही हम लोग फिगर में देखते हैं एनसीईआरटी में। तो देखो ये आपका ब्रेन है, ये जो स्कल है ना, स्कल के अंदर देखो क्रेनियम, ठीक है, ये स्कल और स्कल के अंदर जो चीज़ है दैट इज ब्रेन। उसी में ये आगे की तरफ जो फोरहेड की तरफ हिस्सा है दैट इज फोर ब्रेन, इसी को बोला फोर ब्रेन, ठीक है। ये आपका क्रेनियम, ऊपर की जो खोपड़ी हो गई दैट इज स्कल, क्रेनियम बोलते हैं इसको। और देखो ये फोर ब्रेन हिस्सा, और इसी में देखो आपका ये दिख रहा है सेरिब्रम, ठीक है। फोर ब्रेन में हमने क्या क्या देखा था, सेरिब्रम देखा था, थैलेमस देखा था, हाइपोथैलेमस देखा था। तो ये देखो ये दिस इज अ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हमने फोर ब्रेन में पार्ट देखे थे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड वाला अगर आपके इसमें होगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो ये देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है। ये ग्लैंड है, ग्लैंड का काम हमारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। ये देखो हाइंड ब्रेन में हमने देखा था पॉन्स, मेडुला एंड शेरिबेलम। शेरिबेलम वाला पार्ट हमने देखा था। देखो ये पीछे की तरफ जो हिस्सा दिया हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट आपके सेरिब्रम और शेरिबेलम वाला हिस्सा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन पीछे की रीढ़ की हड्डी से ये जाकर के गुजरती है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये बीच में पाया जाता है, बीच वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, ठीक है। बीच में पाया जा रहा है इसलिए इसे कहा गया है मिड ब्रेन, इसमें कोई पार्ट नहीं आता, ठीक है। तो याद करने का जो चीज़ है वो ये कि फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम आता है, और ये सेरिबेलम पीछे वाला हिस्सा देखिए, यही एक ऐसा हिस्सा है, मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हिस्सा होता है जो मूवीज में, पिक्चरों में, सीरियल्स में दिखाया जाता है कि पीछे सिर पर गिरने से चोट लग गई, या किसी ने लाठी डंडा मार दिया या कुछ भी मार दिया तो पीछे लग जाता है तो याददाश्त चली जाती है। तो ये होता है सेरिबेलम वाला हिस्सा, जहां पर अगर चोट लग जाए तो आपकी मेमोरी जा सकती है, ठीक है। जो भी आपका मेमोरी स्टोर है वो सब चीजें गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सेरिबेलम वाला पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है और इसी वजह से याददाश्त चली जाती है। तो ये हमने फिगर देखा ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। चलो तो बात करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक की, और एक ऐसा टॉपिक जो इस टॉपिक का ये कह लो कि पूरा जान है। मतलब ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें सोचने में आती है वो ये आती है कि यार मूवीज में जो दिखाया जाता है, ऐसा क्या होता है कि कोई विलेन आता है, हीरो कैसे पीछे से डंडा मार देता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा होता है, जैसे कई बार देखा होगा कोई सीढ़ियों से उतरता है तो गिर जाता है, पैर फिसल जाता है, फिर दर 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 नीचे एकदम, और जब उठता है तो मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, आप कौन हैं, मतलब पूरी याददाश्त चली जाती है। तो वो किस वजह से होता है, किस हिस्से में ब्रेन के चोट लगती है तो याददाश्त चली जाती है, तो वो है सेरिबेलम, उसी की बात करेंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम क्या होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। देन एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधे चलना, हम लोग चलते हुए इधर उधर को लड़खड़ाते नहीं हैं, इधर को नहीं भागते उधर को नहीं भागते, एक ही लाइन में चलते हैं, वो किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम। राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल को चलाना, साइकिल को भी चलाने से पहले उसे बैलेंस करना आना चाहिए। तो वो बैलेंस किसके थ्रू करते हैं, वो जो बैलेंस करने की हैबिट होती है या जो आदत बन जाती है ना चलाते चलाते, वो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट, पिकिंग अप अ पेंसिल, मैं एक मार्कर पकड़े हुए हूँ, इससे मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब कौन बताएगा, सेरिबेलम वाला पार्ट, ठीक है। इसलिए अगर चोट लग जाए इस वाले हिस्से पर या मेरी याददाश्त चली जाए तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या लिखा है, कैसे कोई अक्षर लिखते हैं और क्या क्या चीजें मुझे याद है, सब चीजें गायब हो जाएंगी। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब मैंने बताया है।
तो वॉलेंट्री एक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिन चीजों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पेन को पकड़े हुए हैं तो हाथ के थ्रू पकड़े हैं, है ना, हमने अपने हाथ से कहा तब उसने पेन उठाया, मार्कर उठाया, ठीक है। तो ये सेरिबेलम वाला हिस्सा इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। और अगर मैं यहाँ सीधा खड़ा हूँ या आप सीधे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कौन जिम्मेदार है, सेरिबेलम वाला, ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का हिस्सा सेरिबेलम वाला रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के पोस्चर के लिए और बैलेंस के लिए। नेक्स्ट, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। दीज टिश्यू का मतलब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हमने बातें करी, तो ये कैसे प्रोटेक्ट होती हैं इसकी बात उसने पूछी है। तो ब्रेन क्या है ना, ये जो दिख रहा है ये ब्रेन नहीं है, ये स्कल है, इसके अंदर जो है वो आपका ब्रेन है। तो ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, एक स्कल के थ्रू, बोनी कैविटी के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी प्रोटेक्ट की जाती है वो की जाती है बैकबोन, ठीक है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसी से होकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। इसलिए कभी भी हम लेटते हैं या गिर जाते हैं तो हमारी बैकबोन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, क्योंकि ब्रेन से बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है कि हमें कैसे चलना है, क्या लिखना है, क्या खाना है, तो ये सब चीज़ें आपकी जा रही हैं पूरी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अगर वही डैमेज कर गई तो ब्रेन और बॉडी का जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम कह लो या बैकबोन कह लो, ठीक है। नाम से मैंने आपको समझाया था कि स्पाइनल, स्पाइनल जो कॉर्ड नाम है वो नाम कहां से आया है, स्पाइनल कम्स फ्रॉम स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो ये स्पाइन जो नाम है उसी से बना है आपका स्पाइनल, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी समझ लो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा हमारा स्पाइन, यानी कि बैकबोन कह लो या वर्टिब्रल कॉलम कह लो, सब एक ही है। फिर नेक्स्ट, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो ये सब चीजें हमने पहले वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ी है कि कैसे नर्वस सिस्टम जो है वो कोई काम करता है, कैसे कोई स्टिमुलेशन आता है तो अफरेंट फाइबर उसको लेकर आती है, ब्रेन में सिग्नल पहुंचाती है, तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है कि ये क्या चीज है जिसने टच किया, क्या हमने किसी गर्म चीज को छुआ, ठंडे चीज को छुआ, तो ब्रेन ये सब प्रोसेस करता है। फिर ब्रेन जब प्रोसेस कर लेता है तो फिर इफरेंट नर्व, मैंने आपको बताया था अफरेंट लेकर आने वाली, इफरेंट ई से एग्जिट लेकर जाने वाली, तो इफरेंट फाइबर फिर ब्रेन से सिग्नल लेकर जाएंगी, और अगर गर्म है तो हम हाथ हटाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हाथ हटाएंगे। तो ये सब चीज़ें ब्रेन देखता है और समझता है, तब ये इंफॉर्मेशन सेंड की जाती हैं। तो ये वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, लेक्चर नंबर 1 है, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने पूरे डिटेल में बात करी है फिगर से, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ब्रेन के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। तो जो ये नोट करना चाहता है वो नोट कर ले, और जो स्नैपशॉट लेना चाहता है वो स्नैपशॉट ले लें। इसके आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अभी हमने कोऑर्डिनेशन देखा एनिमल्स में कि कैसे ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे ब्रेन मसल्स से काम करवाती हैं, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन देखा। अब प्लांट्स में कोई ब्रेन नहीं होता, कोई मसल्स नहीं होती क्योंकि वो मूव नहीं करते, तो वहां पर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे दो चीजें वर्क करती हैं, कैसे प्लांट अपना काम करते हैं, तो वहां पर दो चीजें जो होती हैं प्लांट में। पहली हेडिंग जो एनसीईआरटी कह रही है वो कह रही है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कैसे स्टिमुलस को तुरंत रिस्पॉन्ड दिया जाता है। तो प्लांट में क्या होता है, सेल प्लस वाटर का रिलेशनशिप होता है, सेल और वाटर का रिलेशनशिप होता है, यानी कि सेल में या तो वाटर होगा, ठीक है, और या तो वाटर जो है वो सेल में नहीं होगा। दो रिलेशनशिप होते हैं जब सेल में वाटर होता है, ठीक है, तो सेल प्लस वाटर, अगर सेल में पानी भर गया है
तो हम उस कंडीशन को टर्जिड कहेंगे। ठीक है, वैसे ये आपका वर्ड 10th में नहीं है, 11th में है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि सेल कैसी कंडीशन में है, टर्जिड कंडीशन। टर्जिड का मतलब होता है कि सेल में पानी भर चुका है, सेल फूल गई है। ठीक है, या स्वेल्ड अप, जब स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, स्वेल्ड अप हो जाएगी, तो हम उसे टर्जिड सेल कहेंगे। कंडीशन क्या होगी, टर्जिड। और दूसरी कंडीशन होगी जब सेल में से पानी निकल जाएगा। ठीक है, पानी जब बाहर निकाल दोगे तो ऐसी सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, या श्रिंक कर गई, श्रिंक, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब पानी बाहर निकल जाएगा तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगी। तो यही जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का, यही होता है कि या तो सेल में पानी आएगा, वाटर भरेगा, या फिर सेल से पानी बाहर निकल जाएगा। तो यही कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में। तो अगली बात करते हैं, इसे रफ कर देता हूँ, नोट करना चाहे नोट कर ले। बस टर्जिड कंडीशन, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में तो बहुत बार आएगा, अभी से पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो रफ करता हूँ। अगली हेडिंग जो आपकी एनसीईआरटी में है वो है मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है, कैसे वो लोग मूव करते हैं, तो इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो प्लांट एक्चुअली में आप भी जानते हैं कि मूव नहीं करते, ठीक है, उनमें ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ को आप मूवमेंट कह लें या ग्रोथ कह लें, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। कि प्लांट बड़े होते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। लेकिन कुछ प्लांट आपने देखे होंगे, जैसे मनी प्लांट, जिनके घर में लगा होगा उन्होंने देखा होगा कि मनी प्लांट को अगर किसी धागे में बांधो तो उसी धागे से ऐसे 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 घूमता हुआ और धागे 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 में ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसी कुछ होंगे घिया तरोई के भी कई लोग अपने छत में लगा देते हैं, खाली मैदान पड़ा होता है वहाँ लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि टेंड्रिल्स जो होते हैं, प्लांट का एक पार्ट होता है टेंड्रिल, नाम सुन लीजिए। टेंड्रिल होता है ऐसे स्प्रिंग की तरह, आपने देखा हो तो बड़े बड़े हरे हरे पत्ते होते हैं और ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह उसमें टेंड्रिल निकले होते हैं। फिर ये टेंड्रिल कहीं भी, चाहे कोई डंडा रखा हो, कोई दीवार हो, कोई रस्सी हो, ये टेंड्रिल्स किसी में भी अगर फंस जाए तो फिर उसी के थ्रू आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, उसी पूरी दीवार में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी डंडे में, उसी धागे में बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है प्लांट का। ठीक है, ये ऐसे छोटा सा टॉपिक है, समझने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट है कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है नाम पहली बार सुन रहे हो। ठीक है, तो पहले मैं मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, फोटो का मतलब हमेशा लाइट, कहीं भी साइंस में फोटो वर्ड लिखा होगा, चाहे वो आपका फिजिक्स में हो, चाहे वो आपका बायो में हो, केमिस्ट्री में हो, कहीं भी अगर फोटो लिखा होगा उसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ बढ़ना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं कि ग्रोथ, ग्रोथ टूवर्ड्स द लाइट, टूवर्ड्स द लाइट। आपने प्लांट्स को देखा होगा, प्लांट्स में दो हिस्से होते हैं, एक होता है शूट वाला पार्ट एंड दूसरा होता है रूट वाला पार्ट। ठीक है, मान लो जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है दिस इज शूट, और ये जो नीचे की तरफ जमीन में अंदर चले जाते हैं दिस इज द रूट पार्ट। ठीक है, तो ये जो रूट वाला पार्ट होता है ये नीचे की तरफ जाता है और ये शूट जो है ऊपर लाइट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये लाइट की तरफ बढ़ता है।
तो यही वाले शूट वाले हिस्से का लाइट की तरफ बढ़ना दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगला टॉपिक है दैट इज जियोट्रॉपिज्म। कॉमन से छोटे छोटे टर्म है, आ सकते हैं एक एक दो दो नंबर में, देख लीजिए, मतलब समझ लीजिए, याद कुछ नहीं करना है। जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगला है जियोट्रॉपिज्म। अब ये क्या होता है, देखो जियो मतलब होता है चाहे वो जियोग्राफी हो या जियो कहीं हो, ये बात होती है नीचे जो ये आपकी मिट्टी है, ये पृथ्वी है, इससे धरती है, इसकी बातें होती हैं, दैट इज नोन एज जियो। तो ये रूट वाला हिस्सा जो है ये नीचे धरती की तरफ जाता है, जमीन की तरफ जाता है, मिट्टी की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ रूट वाले हिस्से का नीचे की तरफ बढ़ना दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये रूट का नीचे की तरफ बढ़ना, अब इसमें क्या ही लिखे अपने हिसाब से जो मानो वो लिख लो, मतलब समझ लो कि जियोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट की तरफ, सूट वाले पार्ट का ऊपर की तरफ बढ़ना दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, और जियोट्रॉपिज्म मतलब रूट वाले हिस्से का नीचे धरती की तरफ, जमीन की तरफ बढ़ना दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ऐसे ही मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, समझिए। ऐसे ही एक टर्म होता है कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगला एक टर्म है कीमोट्रॉपिज्म, ये भी देख लीजिए क्या होता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि कीमो का मतलब केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल। अभी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कीमोथेरेपी, या बायो में आपने नाम सुना हो, तो थेरेपी, केमिकल्स की थेरेपी दैट इज कीमोथेरेपी। ऐसे ही कीमोट्रॉपिज्म यानी कि केमिकल्स की तरफ प्लांट का मूवमेंट, ठीक है। जैसे आपका पॉलन ट्यूब होता है ना, वो ओव्यूल की तरफ बढ़ता है, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी देती है वो कहती है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ग्रोथ ऑफ pollen tube towards ovule that is called chemotropism, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, मतलब समझते जाइए, अब तक तो खुद समझ गए होंगे कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, प्लांट का पानी की तरफ ग्रो करना दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टर्म है, नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब धरती की तरफ, कीमो मतलब केमिकल्स, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर की तरफ, ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट। तो ठीक है, प्लांट का जो भी आगे लगा हो उस तरफ मूव करना दैट इज ट्रोपिज्म, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे चले, रफ करता हूं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हार्मोन, लास्ट टॉपिक है, मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। लेक्चर लास्ट नहीं है, अभी शायद एक लेक्चर और होगा, शायद एक होगा, दो तो नहीं होंगे, एक ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की, तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब समझिएगा, और क्या बताना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ उनमें अपने होते हैं और कुछ बाहर से छिड़काव किए जाते हैं। आपने सुना होगा ना, पेड़ों में खाद डालना है, ये छिड़काव करना है, ये दवा डालना है, ठीक है। या आपने कई बार सुने होंगे कि आजकल के जो बाजार में, मार्केट में जो भी फल आ रहे हैं सब केमिकल्स से बनाए जाते हैं, तो वही केमिकल्स ये क्या है, प्लांट हार्मोन्स हैं। तो देखते हैं किसका क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन क्या काम करता है, सिंथेसाइज एट द सूट टिप, ठीक है। सूट जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा होता है
वहां पर पे सिंथेसिस होता है, वहां पर बनता है ये ऑक्सिन। क्या करता है? इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, ये सेल को लंबाई में बढ़ने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन कहें या जिबरलिन कहें, जो भी आप कहना चाहें, इसका काम क्या होता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम होती है ना, जैसे प्लांट की ये स्टेम हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये स्टेम होती हैं, ठीक, तो ये प्लांट की स्टेम को लंबा करता है, ये इस वाले पार्ट को इंक्रीज करता है। जैसे हम बात करें गन्ने की, सुगर केन की, तो सुगर केन में आपने देखा होगा ऐसे स्टेम स्टेम होती हैं, तो सुगर केन की लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, उसकी स्टेम को इंक्रीज करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक, अंगूर के गुच्छों को बड़ा करता है। मान लीजिए एक गुच्छे में 50 से 100 अंगूर के दाने हैं, अंगूर, ठीक है, ग्रेप्स, तो उसको 50 से 100 की जगह 400 500 गुच्छा खूब बड़ा करना, ये काम होता है जिब्रेलिन्स का। इसीलिए ये सब क्या किए जाते हैं? छिड़काव किया जाता है इनका। इसी को कहते हैं कि ये सब तो आजकल जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं केमिकल्स से बनकर आते हैं, तो यही केमिकल्स होते हैं, यही हार्मोन होते हैं, तो ये इंक्रीज कर देता है लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो खुद पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द ग्रेप्स स्टॉक, या स्टेम की लेंथ कौन इंक्रीज करता है, ग्रेप्स स्टॉक कौन बढ़ाता है। तो ये आपको ढूंढना होगा कि जिब्रेलिन था, ऑक्सिन था, ये क्या था। तो हर किसी के फंक्शन, हर किसी के काम आपको मालूम होने चाहिए। तो जिब्रेलिन का काम क्या होता है? स्टेम की लेंथ बढ़ाता है और ग्रेप स्टॉक की लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइनिन। इसको नाम से समझते हैं कि साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल। और ये याद रखिएगा कि मैं जब भी किसी चीज का मतलब बताऊं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज यहीं पर अप्लाई होगी। मतलब का मतलब होता है कि वो कहीं भी पूरे साइंस में, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो, अगर कहीं भी ये साइटो वर्ड होगा तो हर जगह उसका मतलब सेल होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉपर्ली इसी के लिए बता रहा हूं, नहीं। ठीक है, तो साइटो का मतलब होता है, ये जनरली एक साइंस है, लैटिन भाषा में लिखी गई है, तो मैं इसका अपने लैंग्वेज में क्या मतलब होता है वो बता रहा हूं। तो साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, सॉरी डिवाइन लिख दिया, डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, तो सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन का मतलब ही होता है सेल डिवीजन, तो यही यहाँ पर लिख दिया है, प्रमोट सेल डिवीजन। तो अब ये चीज, ये लाइन आपको याद करने की जरूरत हुई नहीं, ये तो हम साइटोकाइनिन को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। फलों और बीजों में वहां पर क्या होता है, सेल डिवाइड करती हैं। आपने जमीन में कोई बीज गाड़ दिया, वहां पर सेल डिवाइड करी और फिर क्या हो गया, बीज से प्लांट बना, तो वहां पर क्या पाया जाएगा, वहां पर पाया जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये मोस्टली वहीं पर होता है इसका कंसंट्रेशन जहां पर सेल डिवाइड कर रही है, रैपिड सेल डिवीजन लिखा है ना, तो जहां पर भी बहुत तेज सेल डिवाइड कर रही है वहीं पर ये पाया जाएगा साइटोकाइनिन। ये तो हो गए आपके प्लांट हार्मोन में दो आते हैं, याद रखिएगा, एनसीईआरटी आपकी ज्यादा डिटेल नहीं बताती, इसीलिए मैं खड़ा हूं कि मुझे बताना पड़ रहा है। आपके प्लांट हार्मोन्स में दो आते हैं, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर कहते हैं जिसे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को जो रेगुलेट करे, तो ये सब क्या कर रहे थे, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये क्या कर रहे थे, आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी निभा रहे थे। अगला है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, नाम से समझ में आ रहा होगा कि प्लांट की ग्रोथ को रोक रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। इसमें आपका एक ही दिया है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ को,
इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का क्या मतलब होता है कि पत्तियों को खराब कर देना। अगर आपने एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दिया तो अब कोई भी प्लांट की पत्तियां जो हैं वो खराब हो जाएंगी और झड़ करके गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये काम होता है आपका एब्सिसिक एसिड का। तो इसका चाहे तो आप स्नैपशॉट ले लें, नोट करना चाहे नोट कर लें। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।